Hello friends, welcome back to the Learning Zone, a channel where future is crafted। आज हम जो है वो एक नए चैप्टर के साथ आए हैं जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ये चैप्टर जो है वो 9th क्लास का है और एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा हमारा पूरा चैप्टर। जो भी डेफिनेशंस वगैरह है वो एनसीईआरटी से ही रिलेटेड है, एनसीईआरटी से ही ली गई है और जितनी भी डेफिनेशंस आप इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे वो सारी की सारी एग्ज़ाम के हिसाब से अगर हम देखें तो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगी। तो आपको जो है वो ये डेफिनेशंस याद करनी है सभी को, ताकि आप एग्ज़ाम में जो है वो बहुत अच्छा स्कोर कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो टॉपिक है हमारा वो है मैटर की डेफिनेशन। मैटर इज एवरीथिंग अराउंड यू। एटम्स एंड कंपाउंड्स आर ऑल मेड ऑफ very small parts of matter. Those atoms go on to build the things you see and touch every day. Matter is defined as anything that has mass and takes up space. It has volume. मैटर क्या होता है? कोई भी पदार्थ है जो भी हम अपने आसपास देखते हैं। मान लीजिए आप एक रूम में बैठे हुए हैं और उस रूम में आप जो जो चीजें देख रहे हैं अपने आसपास वो सारी क्या है, वो मैटर है। ठीक है, आपके घर में जितने भी ऑब्जेक्ट्स है वो सारे क्या है, मैटर है। ठीक है, ईंट, पत्थर, कंकड़, जो भी वुडन की कोई ऑब्जेक्ट है या प्लास्टिक का कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये सारी चीजें क्या है, ये मैटर हैं। तो मैटर जो होता है वो क्या होता है, स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स से मिलके बना हुआ होता है। इन पार्टिकल्स को जो है वो हम एटम्स कहते हैं, यानी परमाणु कहते हैं। ठीक है, कोई भी पदार्थ है, कोई भी मैटर है, उसकी सबसे छोटी से छोटी जो यूनिट होती है, स्मॉलेस्ट जो पार्टिकल होता है, उसे हम क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। ठीक है, एटम से मिलके क्या बनते हैं, कंपाउंड, और कंपाउंड से फिर मैटर। और मैटर क्या होता है, अगर हम साइंटिफिकली इसकी डेफिनेशन की बात करें तो मैटर इज डिफाइंड एज एनीथिंग दैट हैज मास एंड टेक अप स्पेस। कोई भी ऐसी चीज जिसका कोई ना कोई मास हो, मास मीन्स द्रव्यमान हो उसका कुछ ना कुछ, और वो स्पेस, कोई भी स्पेस जो है वो उसने कवर किया हुआ है। ठीक है, जहां भी रखी गई है। मान लीजिए आप एक सुई है और सुई की जो नोक होती है वो हमने एक जगह के ऊपर रखी है, या पेन है, पेन का जो एक पॉइंट होता है वो हमने कवर किया है। तो कुछ ना कुछ एरिया, चाहे वो कितना भी हो, ठीक है, बहुत छोटा सा एरिया हो, हम आंखों से शायद उसको कंप्लीटली देख भी ना पाए, लेकिन फिर भी उसने कुछ ना कुछ थोड़ा सा तो एरिया कवर किया है ना, उसी को हम क्या कहेंगे, मैटर कहेंगे। यानी उसका कुछ ना कुछ जो है वो एरिया कवर करे, वो स्पेस कवर करे, और उसका मास हो। ठीक है, उसका मास जो होता है वो जीरो नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन होती है। अगर मास जीरो नहीं है तो वो क्या है, वो मैटर है। ठीक है, वो 0.0001 हो सकता है लेकिन जीरो नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Matter is made up of particles. Everything around us is made up of tiny pieces of particles. The particles of matter are constantly moving. The particles which make up matter are atoms and molecules. ये जो अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी कुछ कुछ उसी तरह की डेफिनेशन है ये भी। इसमें ये बताया गया है कि मैटर जो है वो जिन पार्टिकल से मिलके बने होते हैं वो पार्टिकल्स हमेशा किस में रहते हैं, मोशन में रहते हैं, यानी वो मूव करते रहते हैं, एक जगह स्टेबल नहीं होते। ठीक है, तो ये एक और पॉइंट था मैटर की पार्टिकल से रिलेटेड। और जो पार्टिकल्स होते हैं वो एटम्स और मॉलिक्यूल से मिलके बने होते हैं, सॉरी, एटम्स और मॉलिक्यूल्स से मिलके जो है वो मैटर बनता है। और पार्टिकल जो है वो इन्हीं एटम्स को ही कहते हैं हम, जो टीनी पार्टिकल्स होते हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स विच फर्दर नॉट बी डिवाइडेड, जिसके और ज्यादा टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे हम क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। और जो कॉम्बिनेशन होता है टू और मोर देन टू एटम्स का, उसे हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशंस होती है एटम्स और मॉलिक्यूल्स की। नेक्स्ट एक एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी को ध्यान से पढ़ना है। टेक ए 100 ml बीकर, फिल हाफ द बीकर विद वाटर एंड मार्क द लेवल ऑफ वाटर। हमें क्या करना है, 100 ml का एक बीकर लेना है
और उसे हमें क्या करना है, आधा पानी से भर देना है। एक साइन लगा देना है, उसके ऊपर निशान लगा देना है किसी भी मार्कर से या किसी भी चीज़ से, और उसका लेवल जो है वो उतना ही रखना है जितना कि हमने उसके ऊपर निशान लगाया है। डिजॉल्व सम साल्ट शुगर विद द हेल्प ऑफ ए ग्लास रोड। एक ग्लास रोड की हेल्प से जो है वो हमें उसके अंदर कुछ चीनी या नमक जो है वो डिजॉल्व करना है। ऑब्जर्व एनी चेंज इन वाटर लेवल, व्हाट डू यू थिंक हैज हैपन टू द साल्ट। आपको ये ऑब्जर्व करना है कि क्या वाटर लेवल जो है वो राइज हुआ है या डाउन हुआ है, यानी वो बढ़ा है या कम हुआ है। अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ है तो जो उसके अंदर साल्ट जो हमने डाला था वो कहाँ गया, वेयर डज इट डिसअपियर, वो कहाँ गायब हो गया, डज द लेवल ऑफ वाटर चेंज, क्या पानी का लेवल चेंज हुआ है। तो यहाँ से हम जो है वो ये एक्सपेरिमेंट डेली करते हैं अपनी डेली रूटीन लाइफ के अंदर। आजकल गर्मियों का टाइम है तो सबके घर में जो है वो नींबू पानी ज़रूर बनता होगा कभी ना कभी। और जब हम नींबू पानी बनाते हैं, लेमनेड बनाते हैं, तो उसमें क्या होता है, हम चीनी भी डालते हैं, नमक भी डालते हैं, ठीक है। जैसे हमने पानी लिया, उसके अंदर हमने शुगर को डिजॉल्व किया, तो कुछ टाइम बाद हम ये देखते हैं कि वो शुगर जो है वो डिसअपियर हो जाती है, जबकि पानी का लेवल जो है वो चेंज नहीं होता। इट मीन्स इससे क्या प्रूव होता है, इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव होता है, जो अभी हमने एक्सपेरिमेंट आप देख रहे हो स्क्रीन पे, इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव होता है कि वाटर जो होता है उसके पार्टिकल्स के बीच में कुछ ना कुछ स्पेस है, और जो भी हमने शुगर ली थी 1 चम्मच 2 चम्मच या 3 चम्मच, वो उन स्पेसिस के अंदर चली गई है। जो भी उसके अंदर जो रिक्त स्थान थे उनके पार्टिकल्स के बीच, उनके कणों के बीच, उसमें वो चीनी जो है वो चली जाती है। और एक लिमिट होती है कि हम उसके अंदर चीनी डालते जाएंगे तो एक लिमिट होगी उस टेम्परेचर के ऊपर कि हम उसके अंदर इतने चम्मच चीनी ही घोल सकते हैं। मान लीजिए 1 गिलास पानी है तो 1 गिलास पानी के अंदर हम 1 चम्मच चीनी डालेंगे, उसको डिजोल्व कर लेंगे, दूसरी चम्मच डालेंगे, उसको डिजोल्व कर लेंगे, लेकिन एक टाइम ऐसे आएगा कि उसके अंदर और ज़्यादा चीनी जो है वो हम नहीं घोल पाएंगे, क्योंकि तब तक वो स्पेस जो होता है वो पूरी तरह कवर हो चुका होता है। उसके बाद हम अगर उसका टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं तो हम उसमें और ज़्यादा चीनी जो है वो डिजोल्व कर सकते हैं, क्योंकि टेम्परेचर चेंज करने से उसके पार्टिकल्स के बीच की जो दूरी होती है, डिस्टेंस होता है, वो और ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी और ज़्यादा स्पेस मिलेगा, तो हम उसके अंदर और ज़्यादा शुगर जो है वो डिजोल्व कर पाएंगे। ओके, तो इससे प्रूव क्या होता है, इससे प्रूव ये होता है कि जितने भी पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, उनके बीच में स्पेस होता है। नेक्स्ट जो एक्सपेरिमेंट है ये भी इंपॉर्टेंट है। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल, टेक 2-3 crystals of potassium permanganate and dissolve them in 100 ml of water in a beaker. Take out experimentally 10 ml of this solution and put it into 90 ml of clear water in second beaker. हमें एक बीकर लेना है 100 ml का, और उसके अंदर हमें क्या करना है, 2 या 3 क्रिस्टल्स डाल देने हैं पोटाशियम परमैंगनेट के, जिसे हम कॉमनली लाल दवाई के नाम से जानते हैं, ठीक है। लाल दवाई जो होती है वो किसी के अगर मान लो शरीर पे एलर्जिक कंडीशन होती है ना, जैसे फोड़े फुंसियाँ हो जाती है या खुजली वगैरह, उनको सजेस्ट किया जाता है कि वो पानी में जो है वो थोड़ी सी लाल दवाई डाल के और उससे जो है वो नहाए। अगर ऐसा करेंगे, उससे पोटाशियम परमैंगनेट से होता क्या है, पानी को डिसइंफेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। उसके अंदर जितने भी बैक्टीरिया है, हार्मफुल बैक्टीरिया, उनको कुछ हद तक ख़त्म किया जा सकता है। तो पोटाशियम परमैंगनेट जैसे ही हम डालते हैं किसी भी बीकर के पानी के अंदर, डिजोल्व करेंगे अगर उसे बीकर में, तो उसका कलर जो है वो डार्क रेड हो जाएगा। उसके बाद हमें उसमें से 10 ml लेना है और इसी तरह से अलग अलग बीकर्स में जिनमें हमने साफ पानी लिया हुआ है उनके अंदर डालते जाएंगे। तो हम देखेंगे जैसा कि हमें डायग्राम में दिखाई दे रहा है, उसका कलर जो है वो फेड होता चला जाएगा। लेकिन जो चौथे या 5वें नंबर का जो हमारा बीकर है उसका कलर भी चेंज जरूर होगा, उसका कलर भी चेंज होगा, यानी हो सकता है डार्क रेड से वो लाइट पिंक पे आ जाए,
लेकिन कलर चेंज जरूर होगा। तो इससे ये प्रूव होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, उनका साइज बहुत छोटा होता है। देखिए, समझने की कोशिश कीजिए कि 100 ml वाटर में से हमने सिर्फ 10 ml वाटर लिया, तो नेक्स्ट तक जो है वो 0.1, फिर 1 ml, फिर 0.1 और फिर 0.01 ml ही पहुंचा, है ना, चौथे या पांचवें बीकर तक। तो इसका मतलब इतने ml जो क्रिस्टल्स थे उसके, वो भी सॉल्यूशन में थे, ओरिजिनल क्रिस्टल नहीं है वो पोटाशियम परमैंगनेट के, वो हमने पहले ही डिजोल्व कर लिया था उसको 100 ml वाटर में, लेकिन फिर भी वो जो है वो उसका कलर चेंज कर सकते हैं। इट मीन्स पार्टिकल्स का साइज जो है वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है। नेक्स्ट देखिए, पहला जो है, इससे पहले वाला जो एक्सपेरिमेंट था उससे हमें एक बात पता चली, एक करैक्टर पता चला कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है। ये एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला है कि पार्टिकल्स का साइज जो है वो काफ़ी स्मॉल होता है। नेक्स्ट देखिए, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, यानी वो हमेशा मोशन में रहते हैं। पुट एन ओनली इंसेंस स्टिक इन ए कॉर्नर ऑफ योर क्लास, हाउ क्लोज डू यू हैव टू गो नियर इट सो एज टू गेट इट स्मेल? नाउ लाइट द इंसेंस स्टिक, what happens? Do you get the smell sitting at a distance? Record your observation। ये भी एक नॉर्मल सा एक्सपेरिमेंट है, आप अपने घर में हर रोज करते हैं। जब भी हम हमारे घर में जो है वो मंदिर होते हैं, हम पूजा पाठ करते हैं, और इंसेंस स्टिक जो होती है यानी अगरबत्ती, उसको हम जलाते हैं, तो हम ये देखते हैं कि उसकी खुशबू जो है वो हमारे पूरे घर में फैल जाती है कुछ टाइम के बाद, उसको जलाने के बाद। ऐसा क्यों होता है? सेकंड, इसमें इस एक्सपेरिमेंट में ये कहा गया है, इसमें आपकी क्लास का जिक्र किया गया है, तो ये एक्सपेरिमेंट आप कहीं भी कर सकते हैं, घर में कर सकते हैं, क्लास में कर सकते हैं। इसमें कोई वो बात नहीं है कि हार्मफुल एक्सपेरिमेंट है, इसे बच्चे भी आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं और करते भी हैं डेली रूटीन लाइफ में। आपको क्या करना है, नॉर्मली एक इंसेंस स्टिक लेनी है, अगरबत्ती लेनी है, और उसको जलाने से पहले आपको ये देखना है कि आप उसकी कितनी दूर से जो है वो उसकी स्मेल को ले सकते हैं, यानी उसकी स्मेल को फील कर सकते हैं। उसके बाद आप उसको जलाएंगे, और जलाने के बाद आप जो है वो दूसरे कॉर्नर में भी अगर खड़े होते हैं तब भी आप उसकी स्मेल को फील कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही आप उसको जलाएंगे इंसेंस स्टिक को, उसके जो पार्टिकल्स है वो डिफ्यूज हो जाएंगे एयर के साथ। ठीक है, एयर जो होती है, हवा जो होती है, उसके अंदर वो मिक्स हो जाएंगे, और हवा के सहारे जो है वो हमारे नॉस्ट्रल्स तक पहुंचेंगे, जहां पे जो है वो हम उसको फील कर सकते हैं। ठीक है, नाक जो होती है हमारी नॉस्ट्रल्स, उनमें जो है वो उसके अंदर एक तरह से जो है वो ये गुण होता है, एक करैक्टर होता है कि वो स्मेल के प्रति जो है वो सेंसेशन प्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो उससे जो है वो हम उसको फील कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है, particles of matter are continuously moving, that is they possess what we call the kinetic energy. As the temperature rises, particles move faster, so we can say that with increase in temperature the kinetic energy of particles also increase. पार्टिकल जो है वो हमेशा मूविंग में रहते हैं, ये हमने अभी एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो है वो समझा है। दे पोसेस व्हाट वी कॉल द काइनेटिक एनर्जी। पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी होती है। कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट हो जो कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहा है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है। एज द टेम्परेचर राइजेज, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा ये पार्टिकल्स जो है वो और ज़्यादा तेजी से मूव करना स्टार्ट कर देंगे। अगर तो हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से इनकी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, गुण है जो अभी हमने एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो है वो पढ़े हैं। ऑल मैटर इज कंपोज्ड ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। जितने भी मैटर्स होते हैं उनके पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत स्मॉल होते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, उनके बीच में स्पेस होता है। पार्टिकल ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, वो हमेशा जो है वो मूव करते रहते हैं, स्टेबल नहीं होते। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, वो एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ये चार मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है जो आपकी एनसीईआरटी
बुक में सिलेबस में दिए गए हैं 9th क्लास में। नेक्स्ट, स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर का मीन है कि मैटर जो है वो किन किन स्टेट्स में पाया जाता है। आपके एनसीईआरटी बुक में जो दिया गया है वो मेनली 3 ही स्टेट्स दी गई है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, लेकिन इनके अलावा 2 और होती है। एक होता है प्लाज्मा और एक जो है वो बॉस इंटेस्टाइन एक स्टेट है जो बॉस और इंटेस्टाइन ने दोनों ने मिलके जो है वो उसको डिस्कवर किया था। तो ये भी उसका थोड़ा सा जो है वो टॉपिक आपके सिलेबस में दिया गया है, लेकिन वो एग्जाम में आने लायक नहीं है। ठीक है, एग्जाम में नहीं आता, वो बहुत कम, रेयर चांसेस है कि उनमें से उन स्टेट्स ऑफ मैटर में से आपका कोई क्वेश्चन जो है वो आएगा एग्जाम में। हाँ, एमसीक्यू क्वेश्चंस में आ सकते हैं, ऑप्शन टाइप जो क्वेश्चन होते हैं उनमें 1 या 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन मेन जो है वो आपके सिलेबस में दिया गया है वो 3 ही स्टेट्स दी गई है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। चलिए देखते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर क्या है। ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर अराउंड यू, व्हाट आर इट्स डिफरेंट स्टेट। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आप अपने आसपास कोई भी चीजें देखेंगे वो सारी की सारी मैटर है, जिनका कोई ना कोई मास हो और जो कोई ना कोई स्पेस लेती हो। ठीक है, तो उनमें से क्या सभी स्टेट्स एक जैसी होती है? नहीं होती, है ना। कुछ सॉलिड्स होती है, कुछ लिक्विड्स होती है, कुछ जो है वो गैसेस स्टेट्स भी होती हैं। अब मान लीजिए आप जिस कमरे में बैठे हैं वहाँ आपको मोस्टली चीज़ें जो है वो सॉलिड दिखाई दे रही हैं, है ना। आपका जो है वो कमरे का दरवाज़ा है, खिड़कियाँ हैं, दीवारें हैं, बेड है, टेबल है, चेयर है, जितनी भी चीज़ें हैं वो मोस्टली आपको सॉलिड दिखाई दे रही है। लेकिन आप जिस कमरे के अंदर बैठे हैं उसमें हवा भी तो है ना, उसमें एयर है, एयर का जो है वो पूरा मिक्सचर है, उसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, डस्ट पार्टिकल्स, ये सब चीज़ें हैं। तो ये क्या है, गैसियस स्टेट में भी है, सॉलिड में भी है, और अगर आपके रूम के अंदर जो है वो वाटर अवेलेबल है तो वो लिक्विड स्टेट भी है। तो हमारे आसपास हम घर में जो भी चीज़ें यूज करते हैं मोस्टली जो है वो ये 3 स्टेट्स में ही पाई जाती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। These states of matter arise due to variation in characteristics of particles of matter। ये states बनती कैसे हैं? ये particles की वजह से ही बनती है। अगर particles के characteristic में change आते हैं तो इनकी जो state होती है matter की वो भी change हो जाती है। तो कैसे होती है वो अब आगे पढ़ेंगे। Solid matter is composed of tightly packed particles. A solid will retain its shape. The particles are not free to move around. सबसे पहले हम solid की बात करते हैं। Solid matter जो होता है उसके particles एक दूसरे से tightly packed होते हैं। टाइटली पैक्ड का मतलब होता है कि उनके पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है वो बहुत कम होता है, वो एक दूसरे से क्लोजली जो है वो जुड़े हुए होते हैं। और सॉलिड जो होता है वो अपनी शेप को चेंज नहीं करता और पार्टिकल जो है वो फ्री भी नहीं होते कि वो आसानी से मूव कर सके। ठीक है, प्रॉपर्टीज क्या होती है सॉलिड मैटर की? एक तो डेफिनेट शेप होती है कि वो अपनी शेप जो है वो चेंज नहीं करते। ठीक है, और वॉल्यूम जो है वो भी उनकी डेफिनेट होती है, डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट होता है उनका, हाई डेंसिटी होती है, इनकम्प्रेसिबिलिटी होती है एंड लो रेट ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब होता है कि वो आसानी से एक दूसरे के अंदर मिक्स नहीं होते। ठीक है, डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है कि कोई ऐसी चीज जो एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाए वो डिफ्यूजन रेट होती है। जैसे गैसेस जो होती है ना उनकी डिफ्यूजन रेट जो होती है वो काफी हाई होती है, वो बहुत इजीली एक दूसरे से मिक्सअप हो जाती है। लेकिन सॉलिड्स में ये करैक्टर नहीं होता। और इनकम्प्रेसिबिलिटी का मतलब होता है उनको दबाया नहीं जा सकता, उनके ऊपर दबाव नहीं डाला जा सकता। तो ये जो है वो प्रॉपर्टीज है सॉलिड की। कुछ करैक्टर्स ऐसे भी होते हैं जो इन प्रॉपर्टीज को फॉलो नहीं करते। जैसे अगर हम बात करें स्पंज की, स्पंज होता है ना जो फॉर्म होता है, गद्दे के अंदर होता है, सोफा के अंदर लगा हुआ होता है, वो जो है वो सॉलिड की कैटेगरी के अंदर आता है, लेकिन उसको कंप्रेस किया जा सकता है, कंप्रेस किया जा सकता है। लेकिन उसको अगर हम ध्यान से देखें तो हमें पता चलेगा कि उसके अंदर जो है वो
होल होते हैं बीच में, उसके जो शेप होती है उसमें जो है वो एयर वैक्यूम्स होते हैं, उनको अगर हम दबाएं तो उसमें जो है वो हवा जो है वो निकल जाएगी, और जैसे ही हम उसके ऊपर से दबाव हटाएंगे, फोर्स हटाएंगे, तो वो वापस उसी शेप में आ जाएगा, उसके अंदर वापस से जो है वो हवा भर जाएगी। इसलिए उसको जो है वो सॉलिड की कैटेगरी में रखा जा सकता है। उसको कंप्रेस किया जा सकता है लेकिन वो वापस उसी शेप में आ जाता है, तो उसको सॉलिड की कैटेगरी में ही काउंट किया जाएगा। जैसे रबड़ होता है वो भी सेम इसी तरह से काम करता है। नेक्स्ट जो है वो ये सॉलिड के कुछ इमेजेस दिखाई दे रही है आपको, और ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं, आपको पता भी हो गया, आप डेली की रूटीन लाइफ में इनको देखते भी हैं। उसके बाद बात करते हैं लिक्विड स्टेट की। ए लिक्विड इज ए नियरली इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड दैट कन्फर्म्स टू द शेप ऑफ इट्स कंटेनर बट रिटेन्स ए कांस्टेंट वॉल्यूम इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। एक लिक्विड जो होता है वो नियरली अनकम्प्रेसिबल होता है। इनकम्प्रेसिबल का मतलब उसके ऊपर दबाव नहीं डाला जा सकता, ऑलमोस्ट, ठीक है, थोड़ा बहुत डाला जा सकता है, उसको कंप्रेस किया जा सकता है, लेकिन वो लगभग ना के बराबर ही होता है। इसके अलावा अगर उसको जिस भी हम कंटेनर के अंदर डालेंगे ये उसी की शेप ले लेगा, कोई भी कंटेनर होगा उसी की शेप ले लेगा ये, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो ऑल लिक्विड शो द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। ये लिक्विड की कुछ प्रॉपर्टीज है। ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल एंड इन लिक्विड्स मॉलिक्यूल्स आर प्रेटी क्लोज टू ईच अदर। इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भी एक दूसरे से क्लोज होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। लिक्विड हैव फिक्स्ड वॉल्यूम बट नो फिक्स शेप। इनकी वॉल्यूम फिक्स होती है लेकिन शेप फिक्स नहीं होती। इनको गिलास में डालेंगे तो ये गिलास की शेप ले लेंगे, बॉटल में डालेंगे तो बॉटल की शेप ले लेंगे। लिक्विड्स फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर लेवल। लिक्विड जो है वो हाई लेवल से लो लेवल की तरफ जो है वो फ्लो करते हैं। लिक्विड हैव देयर बॉइलिंग पॉइंट्स अबव रूम टेम्परेचर। लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो रूम टेम्परेचर से ऊपर का होता है, ठीक है। अंडर नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल कंडीशंस होगी, अगर कोई स्पेशल कंडीशन ना रखी हो तो लिक्विड्स का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो रूम टेम्परेचर से ऊपर होगा। अगर हम बात करें थर्ड पॉइंट की कि लिक्विड हैव फिक्स्ड वॉल्यूम बट नो फिक्स शेप, कि लिक्विड की वॉल्यूम तो फिक्स होती है लेकिन शेप फिक्स नहीं होती। इसमें मैंने आपको एग्जांपल ये बताया है कि बोतल में डालेंगे तो बोतल की शेप ले लेगा, ग्लास में डालेंगे तो ग्लास की शेप ले लेगा, या और किसी भी बर्तन में उसे डालें ये उसी की शेप ले लेता है। क्या ऐसा सॉलिड में नहीं होता? सॉलिड में ऐसा होता है, बिल्कुल होता है। क्या होता है सॉलिड में? अगर हम उसको गिलास में डालें तो वो गिलास की शेप ले लेगा। मान लीजिए चीनी है, शुगर, ठीक है, उसको अगर हम डालें गिलास में तो वो गिलास की शेप ही ले लेगी ना, जिस भी कंटेनर में डालेंगे। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि सॉलिड की भी फिक्स शेप नहीं होती? ये पॉइंट क्या गलत है या क्या सही है? इसका एक रीजन मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे हम किसी भी कंटेनर के अंदर मान लीजिए हम शुगर डालते हैं, ठीक है, चीनी डालते हैं, तो वो शेप, अलग अलग शेप के बर्तन होते हैं, जार वगैरह होते हैं, उनके अंदर डालेंगे तो वो उसकी शेप ले लेंगे। लेकिन उसके अंदर चीनी का जो एक क्रिस्टल है, एक दाना है, क्या उसकी शेप कभी चेंज होती है बर्तन में डालने से? नहीं होती। उसकी शेप वैसे ही रहेगी जैसे कि है ना। वो क्यूबिक अगर शेप में है तो वो क्यूब शेप में ही रहेगा। चीनी का एक क्रिस्टल, उसकी शेप चेंज नहीं होती। इसलिए हम कहते हैं कि सॉलिड्स जो होते हैं वो उनकी फिक्स्ड शेप होती है, जबकि लिक्विड्स की नहीं होती। लिक्विड्स को हम जिस भी कंटेनर में डालेंगे वो उसी की शेप ले लेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये लिक्विड्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट, विस्कोसिटी। ये जो विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन, ये भी प्रॉपर्टीज होती है लिक्विड्स की, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं दी गई है ये। लेकिन इसको एक विस्कोसिटी की जो है वो डेफिनेशन मैंने अपनी स्लाइड में रख ली थी, ताकि मुझे लगा कि आपको इसकी डेफिनेशन जो है वो पता होनी चाहिए। वैसे आप इनके बारे में हायर क्लासेस के अंदर पढ़ेंगे। अभी जो आपके सिलेबस में दी गई है वो मैं आपको बता चुका हूँ, जो नॉर्मल जो दी गई थी एनसीईआरटी की बुक के अंदर।
लेकिन ये जो है वो आप हायर क्लासेज में पढ़ते हैं। विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, ये भी प्रॉपर्टीज है लिक्विड्स की। तो विस्कोसिटी क्या होता है, ये रेजिस्टेंस टू फ्लो, ठीक है। वो हर एक फ्लूइड के अंदर एक क्षमता होती है कि वो अपने आप को बहने से रोके, ठीक है। उसके पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और वो फ्लो होने से एक दूसरे को रोकते हैं। उसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, विस्कोसिटी कहते हैं। इट डिस्क्राइब द इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ ए मूविंग फ्लूइड। ये जो इंटरनल फ्रिक्शन होता है, इसकी वजह से ये जो है वो रेजिस्टेंस बनाते हैं उसको फ्लो करने से, यानी रोकते हैं उसको। द यूनिट ऑफ विस्कोसिटी इज न्यूटन सेकेंड पर स्क्वायर मीटर। इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, न्यूटन सेकेंड पर स्क्वायर मीटर, विच इज यूजली एक्सप्रेस्ड एज पास्कल सेकेंड इन एसआई यूनिट। और एसआई यूनिट की अगर हम बात करें तो इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, पास्कल सेकेंड होती है, ठीक है। जैसे इसका अगर एग्जाम्पल मैं बताऊं आपको, तो जैसे शहद होता है, ठीक है। शहद की बोतल को अगर आप टेढ़ा कर देंगे तो उसमें आप देखोगे कि शहद जो है वो आसानी से नीचे नहीं आता, है ना। जबकि एक पानी की बोतल को अगर हम मान लो उल्टा कर दे तो उसमें से पानी जो है वो बहुत जल्दी नीचे गिरना स्टार्ट कर देगा, जबकि शहद जो है वो धीरे धीरे आएगा, है ना। तो शहद के अंदर जो है वो विस्कोसिटी की प्रॉपर्टी होती है, समझ रहे हो। यानी वो उसको फ्लो होने से रोकती है, उसमें रेजिस्टेंस बनाती है, उसी को कहते हैं विस्कोसिटी। और ये फ्लूइड्स की प्रॉपर्टी है एक लिक्विड की। नेक्स्ट, गैसेस कंटेन स्कैटर्ड मॉलिक्यूल्स दैट आर डिस्पर्स्ड अक्रॉस ए गिवन वॉल्यूम एंड आर देयरफॉर लेस डेंस इन देयर सॉलिड और लिक्विड स्टेट, indefinite shape or volume. Gases have no definite shape or volume, compressibility and expandability, diffusivity and pressure. गैसेस जो होती है, अब हम गैसेस के बारे में पढ़ रहे हैं। गैसेस के अंदर जो है वो स्कैटर्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं जो डिस्पर्स्ड हो जाते हैं एक गिवन वॉल्यूम के अंदर, यानी उसको कोई भी उसका आयतन होगा उसके अंदर वो फैल जाएंगे, उसके किनारों के ऊपर जो है वो दबाव डालेंगे वो, ठीक है। जैसे एक बैलून है, बैलून के अंदर जो है वो हमने कोई भी गैस भर दी तो जो भी उस गैस के पार्टिकल्स है ना वो उस पूरे बैलून के अंदर जो है वो फैल जाएंगे, गुब्बारे के अंदर फैल जाएंगे। और इसीलिए क्या होता है, इसकी डेंसिटी जो है वो काफ़ी लो होती है, इनडेफिनेट शेप होती है और इनडेफिनेट ही वॉल्यूम होती है। ये प्रॉपर्टीज है गैसेस के पार्टिकल्स की। गैसेज हैव नो डेफिनेट शेप और वॉल्यूम, कंप्रेसिबिलिटी और एक्सपेंडेबिलिटी इसके अंदर होती है, इसको आसानी से कंप्रेस किया जा सकता है। सीएनजी का नाम आपने सुना होगा, उससे हम उसकी सीएनजी की फुल फॉर्म क्या होती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। यानी उसको आसानी से कंप्रेस किया जा सकता है। और बहुत सारी गैसेज ऐसी भी होती है जिनको कंप्रेस करके लिक्विड में चेंज किया जा सकता है। जो एलपीजी होती है हम अपने घरों में जो है वो ईंधन के रूप में फ्यूल के तौर पे यूज करते हैं। इसके अंदर जो सिलेंडर होता है इसके अंदर कौन सी गैस होती है, एलपीजी होती है। इसमें मेनली जो कंपोनेंट होता है वो ब्यूटेन होता है और ये लिक्विड स्टेट में होता है, ठीक है। लेकिन जैसे ये एयर के कांटेक्ट में आएगा इसके पार्टिकल्स जो है वो बहुत तेजी से डिफ्यूज हो जाएंगे एयर के अंदर और ये जो है वो हमें लिक्विड फॉर्म में दिखाई नहीं देती, ठीक है, गैसेस फॉर्म में ही दिखाई देती है। लेकिन अगर ये सिलेंडर जो है वो ट्रांसपेरेंट हो, आपने लाइटर देखा होगा जो स्मोकर्स यूज करते हैं, जो बीड़ी सिगरेट पीने वाले लोग होते हैं जो लाइटर रखते हैं ना, जिसको सिगरेट वगैरह जलाने के लिए यूज करते हैं, उसमें आपने देखा होगा एक लिक्विड होता है उस लाइटर के अंदर, वो लिक्विड एलपीजी ही होता है, ठीक है। और वैसा ही लिक्विड जो है वो हमारे सिलेंडर्स में होता है जो भी हम घर में यूज करते हैं और ये लिक्विड फॉर्म में ही होता है। लेकिन ये गैस है जिसको हाईली कंप्रेस करके जो है वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट किया जाता है। तो इससे जो है वो हम ये समझ सकते हैं कि गैसेज को जो है वो कितना ज़्यादा हाई लेवल तक कंप्रेस किया जा सकता है। तो ये इनके अंदर करैक्टर होता है। एक डिफ्यूजिविटी का मतलब होता है कि डिफ्यूजन कितना फास्ट हो सकता है। गैसेज में डिफ्यूजन बहुत जल्दी हो सकता है, एयर एक दूसरे के अंदर बहुत आसानी से और बहुत फास्टली जो है वो मिक्स हो सकती है। जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड ये एटमॉस्फेयर में एक साथ रहती है ना मिक्सचर की फॉर्म में,
तो इनको जो है ये जो है वो बहुत आसानी से एक दूसरे के साथ मिक्स हो सकती है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन का जो है वो मिक्सचर होता है, तो इनको आसानी से जो है वो डिफ्यूज किया जा सकता है गैसेस को, और प्रेशराइज भी किया जा सकता है। ये कैरेक्टर्स थे गैसेस के। ये गैसेस के एग्जाम्पल है He जो आपको दिखाई दे रहा है, ये हीलियम गैस है और 4.0026 ये इसका मास होता है, द्रव्यमान होता है। हीलियम जो है वो एक अनरिएक्टिव गैस है। बैलून में जो गैसेज भरी होती है, इसके अलावा एटमॉस्फेयर में है, ये जो अलग अलग गैसेज है जो फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज से निकलती है, कुछ हार्मफुल गैसेज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट प्लाज्मा, ये फोर्थ स्टेट है मैटर की। मैंने जैसे आपको बताया था कि आपके सिलेबस में नहीं है, यहाँ से आपके जो है वो सिर्फ ऑप्शन टाइप क्वेश्चंस आ सकते हैं। प्लाज्मा का हो सकता है आपका 1 नंबर में या 2 नंबर में स्मॉल क्वेश्चंस में आ जाए। और ये जो है वो प्लाज्मा जो है वो एक फोर्थ स्टेट है मैटर की। द स्टेट कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स। These particles are in the form of ionized gases. The fluorescent tube and neon sign bulbs consist of plasma. प्लाज्मा के अंदर क्या होता है, एनर्जेटिक पार्टिकल्स होते हैं जो आयोनाइज्ड हो सकते हैं। जब उनके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास करवाया जाता है तो बहुत इजीली आयोनाइज्ड हो जाते हैं, और उन्हीं को क्या कहते हैं, हम प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा जो है वो अगर हम नॉर्मली शॉर्ट वर्ड्स में कहें तो एक आयोनाइज्ड गैस होती है, ठीक है। आयोनाइज्ड गैस होती है, उसी को हम प्लाज्मा यानी फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर के रूप में जानते हैं। और जो फ्लोरोसेंट ट्यूब होती है, फ्लोरोसेंट ट्यूब क्या होती है, जो लंबी ट्यूब्स आती है ना, जो रोशनी के लिए इस्तेमाल की जाती है। आजकल एलईडी यूज होने लगी है इनकी जगह पे, पहले जो है वो फ्लोरोसेंट ट्यूब काफी यूज होती थी। उसके बाद ये जो ट्यूब्स होती हैं, इनके अंदर कौन सी गैस भरी हुई होती है, ऑर्गन गैस भरी होती है। और जो बल्ब होते हैं हमारे, उनके अंदर नियॉन या फिर हीलियम गैसेज जो है वो भरी हुई होती है। और इन्हीं की वजह से जो है वो जो गैसेज, ये जो गैसेज होती है वो आयोनाइज्ड हो जाती है जब इनके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास करवाया जाता है। और ये जो है वो हमें लाइट जो है यानी जो प्रकाश जो है वो उत्पन्न होता है इनके अंदर से, जिसकी वजह से हम चीजों को जो है वो देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये 5th स्टेट ऑफ मैटर है। ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है टॉपिक, लेकिन यहाँ से आपके कोई लॉन्ग क्वेश्चंस बनने के कोई चांसेस नहीं है, सिर्फ ऑप्शन टाइप क्वेश्चंस में आ सकता है 1 या 2 क्वेश्चन इससे रिलेटेड टॉपिक से। इसको पढ़ लेते हैं एक बार। इन 1920 इंडियन फिजिस्ट सत्येंद्रनाथ बोस हैड डन सम कैलकुलेशंस फॉर 5th स्टेट ऑफ मैटर। 1920 में जो है वो इंडियन फिजिस्ट थे सत्येंद्रनाथ बोस, उन्होंने जो है वो कैलकुलेशन की थी 5th स्टेट ऑफ मैटर की। बिल्डिंग ऑन हिज कैलकुलेशन एल्बर्ट आइंस्टाइन प्रेडिक्टेड ए न्यू स्टेट ऑफ मैटर। उनकी जो भी उन्होंने कैलकुलेशन की थी उसके बेस पे एल्बर्ट आइंस्टाइन ने जो है वो एक प्रिडिक्ट की थी एक न्यू स्टेट ऑफ मैटर। द बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट के नाम से इसको जाना जाता है, BEC के नाम से भी इसको जाना जाता है। बी से मतलब बॉस, ई से इंस्टाइन और सी से जो है वो कंडेंसेट। इन 2001 एरिक ए कॉर्नेल, वॉल्फगैंग कैटल एंड कार्ल ई Women of USA received the Nobel Prize in Physics for achieving Bose-Einstein condensation। इसके अंदर क्या होता है, उसके बाद कुछ सालों के बाद 1920 में सबसे पहले इंडियन फिजिस्ट थे जो सत्येंद्रनाथ बोस ने, इन्होंने कैलकुलेशन की थी। इसके कुछ सालों बाद 2001 में, ठीक है, यानी लगभग 81 ईयर्स के बाद 2001 में जो है वो नोबेल प्राइज मिला था एरिक ए कॉर्नेल, वॉल्फगैंग कैटल एंड कार्ली विनमैन को। यूएसए के ये जो है वो साइंटिस्ट हैं, इनको जो है वो नोबेल प्राइज दिया गया था इसी 5th मैटर को डिस्कवर करने के लिए।
The BEC is formed by cooling a gas of extremely low density, about 100,000 the density of normal air. एक जो नॉर्मल एयर की जो डेंसिटी होती है उसका 100,000 डेंसिटी जो है वो लो करके और उस गैस को कूल करके जो है वो इस मैटर को जो है वो डिस्कवर किया गया था. You can log on to www.campforkids.com to get more information on this fourth and fifth state of matter. आप जो है वो इस वेबसाइट पे लॉगिन करके इनके बारे में और ज़्यादा पढ़ सकते हैं. ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. On increasing the temperature of solids, the kinetic energy of particles increases. Due to the increase in kinetic energy, the particles start vibrating with greater speed. The energy supplied by heat overcomes the forces of attraction between the particles. The particles leave their fixed position and start moving more freely. A stage is reached when the solid melts and is converted to a liquid. The minimum temperature at which a solid melts become a liquid at the atmospheric pressure is called its melting point. इसमें जो है वो और प्रॉपर्टीज है मैटर की आगे. इसमें ये कहा गया है कि कोई भी मैटर है उसकी स्टेट जो है वो क्या चेंज की जा सकती है. यानी मान लीजिए कोई सॉलिड है, क्या उसे सॉलिड से लिक्विड बनाया जा सकता है, या वो लिक्विड है उसे लिक्विड से गैस में कन्वर्ट किया जा सकता है, या गैस से उसको वापस लिक्विड में कन्वर्ट किया जा सकता है. इट मीन्स कि क्या उसकी जो भी उसकी स्टेट है उसको दोबारा से चेंज किया जा सकता है. ये टॉपिक है हमारा नेक्स्ट, और उसी से रिलेटेड जो है वो ये डेफिनेशंस दी गई है कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं सॉलिड का तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, और जैसे उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है पार्टिकल्स जो है वो वाइब्रेशन स्टार्ट कर देते हैं ग्रेटर स्पीड के साथ, और ये एनर्जी जो है वो सप्लाइड किससे होती है, हीट से होती है. ठीक है, अगर हम उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो द पार्टिकल्स हैव देयर फिक्स्ड पोजीशन एंड स्टार्ट मूविंग मोर फ्रीली. जो भी पार्टिकल्स है वो अपनी फिक्स्ड पोजीशन को छोड़ देते हैं और वो फ्रीली जो है वो मूव करना स्टार्ट कर देते हैं. ए स्टेज इज रीच्ड व्हेन द सॉलिड मेल्ट्स एंड इज कन्वर्टेड टू लिक्विड. तो एक स्टेज ऐसी आती है कि जो सॉलिड है वो धीरे धीरे जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देगा, और जो भी मिनिमम टेम्परेचर चाहिए उस सॉलिड को लिक्विड में बदलने के लिए उसे ही हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं. जैसे मान लीजिए बर्फ़ है, बर्फ़ जो है वो किस शेप में होती है, सॉलिड शेप में होती है ना. उसकी जो स्टेट होती है वो क्या होती है, सॉलिड होती है, लेकिन उसको लिक्विड में कन्वर्ट किया जा सकता है. अगर हम उसको रूम टेम्परेचर पे भी रख देंगे तो भी क्या होगा, बर्फ़ जो है वो कितने डिग्री सेल्सियस पे बनती है, 0 डिग्री सेल्सियस पे. अगर हम उसको रूम टेम्परेचर पे भी रख देंगे तो भी वो आसानी से मेल्ट हो जाएगी और वो लिक्विड यानी वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी. इसी तरह से और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको जो है वो हम सॉलिड से लिक्विड में चेंज कर सकते हैं. जिस टेम्परेचर पे वो सॉलिड से लिक्विड में चेंज होना स्टार्ट हो जाती है उसे ही हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं. Next, a change of state directly from solid to gas without changing into liquid state is called sublimation, and the direct change of gas to solid without changing into liquid is called deposition. कोई भी स्टेट होती है अगर हम उसको सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट कर देते हैं विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड, तो उसे हम क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सब्लाइमेशन कहते हैं. और इसी तरह से अगर हम गैस को डायरेक्ट सॉलिड में चेंज कर दे तो उसे हम क्या कहते हैं, डिपोजिशन कहते हैं. ये डेफिनेशन आपको याद करनी है, सब्लाइमेशन और डिपोजिशन क्या होता है. नेक्स्ट, ये एक्टिविटी देखिए, इसमें जो है वो आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा है जिसमें एक बीकर रखा हुआ है वर्टिकल पोजीशन में, उल्टा करके इन्वर्टेड पोजीशन में रखा हुआ है ये, और उसके ऊपर जो है वो कॉटन प्लग की गई है. अमोनियम क्लोराइड जो है वो उसको हीट किया जा रहा है एक चाइना डिश के अंदर बर्नर की हेल्प से. इसमें क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड को जैसे ही हम हीटअप करते हैं यानी उसका टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं, अमोनियम क्लोराइड या जो कम्फर होता है, कपूर जिसको हम कहते हैं,
तो वो डायरेक्टली किस में चेंज हो जाते हैं, गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, जैसे नॉर्मली आपने देखा होगा कि ओडोनिल वगैरह होती है ना, जो हम एक तरह से फ्रेशनर के तौर पे उनको यूज करते हैं, जो स्मेल होती है उसको ख़त्म करने के लिए। तो अगर हम ओडोनिल, एक्चुअली में क्या होता है, कपूर ही होता है, वो कपूर जिसको बोलते हैं हम कैम्फर, उसको अगर हम रख देंगे किसी भी रूम के अंदर या कहीं किसी भी जगह पे, तो थोड़े से टाइम के बाद हम देखेंगे कि वो जो है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है और वो लिक्विड में चेंज नहीं होती, वो डायरेक्ट सॉलिड से गैस में चेंज हो जाती है। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, अभी हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी, इस प्रोसेस को कहा जाता है सब्लाइमेशन। ठीक है, तो किसी भी सॉलिड का डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाना क्या कहलाता है, सब्लाइमेशन कहलाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज ए यूनिट, ATM के नाम से जाना जाता है इसको। ये एक यूनिट है जो प्रेशर को जो है वो मेजर करने के लिए यूज होती है। कोई भी गैस होती है जो प्रेशर डाला जाता है उसके ऊपर, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। इसकी यूनिट जो होती है वो क्या होती है, पास्कल होती है। और एक एटमॉस्फेयर जो होता है वो कितना होता है, 1.01 इंटू 105 पास्कल के इक्वल होता है। और ये 1 एटमॉस्फेयर जो प्रेशर होता है वो कहाँ से लिया जाता है, सी लेवल से लिया जाता है, क्योंकि इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को सबसे आइडियल माना जाता है, सबसे जो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है ये। ठीक है, तो इसी को जो है वो ध्यान में रखते हुए इसकी जो यूनिट है वो बनाई गई है पास्कल, और यहीं से जो है वो इसको मेजर किया जाता है, यानी कंपेयर किया जाता है अदर प्रेशर्स के साथ। चलिए नेक्स्ट, ये एक डायग्राम है जिसकी हेल्प से आप ये देख सकते हैं कि कौन सी स्टेट कैसे चेंज होती है और उसको क्या कहा जाता है। सॉलिड से अगर लिक्विड के अंदर अगर हम बात करें तो फ्यूजन क्या होता है, एक तरह से टूटना। ठीक है, फ्यूजन का मतलब क्या होता है, टूटना। यानी सॉलिड को अगर जो है वो हम उसके पार्टिकल्स के बीच फ्यूजन होगा तो वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा, और उसका अगर हम सॉलिडिफिकेशन कर दें तो वो लिक्विड सॉलिड में चेंज हो जाएगा। लिक्विड से अगर हम गैस की बात करें तो वेपोराइजेशन अगर हम करते हैं तो लिक्विड चेंज हो जाती है गैस में। ठीक है, जैसे पानी को अगर हम उबालते हैं तो उसके अंदर से वेपर्स बनते हैं, भाप बनती है, और वो भाप किस में चेंज हो जाती है, वो गैस बन जाती है। लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर हम उसी गैस का कंडेंसेशन कर देते हैं, उसकी कूलिंग कर देते हैं, तो वो वापस से लिक्विड में चेंज हो जाएगी। अगर हम सॉलिड से गैस की बात करें तो इस प्रोसेस को कहते हैं हम सब्लाइमेशन। एंड गैस से डिपोजिशन की, गैस से अगर हम सॉलिड की बात करें तो इसको हम कहते हैं डिपोजिशन। नेक्स्ट जो है वो क्या है, इन जनरल टर्म्स इवोपरेशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस इन विच द लिक्विड स्टेट इज कन्वर्टेड इनटू गैस। जनरल टर्म्स के अंदर अगर हम बात करें तो इवोपरेशन जो है वो क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, एक प्रोसेस है जिसमें लिक्विड स्टेट को कन्वर्ट किया जाता है गैसेस के अंदर। और इस प्रोसेस के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। फैक्टर्स विच अफेक्ट इवेपोरेशन, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, सरफेस एरिया एंड विंड। टेम्परेचर जो है वो कैसे अफेक्ट करता है इवेपोरेशन को, इसका इन सभी का मैं आपको एग्जांपल बताता हूं जो नॉर्मली हम अपने डेली लाइफ के अंदर देखते हैं। मान लीजिए आपकी मम्मी ने जो है वो कपड़े धोए और उनको जो है वो धूप में सूखने के लिए रख दिया, तो जिस दिन ज़्यादा धूप होगी उस दिन वो कपड़े जो है वो बहुत जल्दी सूख जाएंगे। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इवेपोरेशन के। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इवेपोरेशन भी, उसकी जो रेट है वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। वो फास्टली इवोपरेट करेगा, पानी को जल्दी सोख लेगा कपड़े से। ह्यूमिडिटी जो है वो इसकी होती है इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, इवेपोरेशन जो होता है वो ह्यूमिडिटी के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी अगर ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो इवेपोरेशन की रेट जो है वो कम होगी। ठीक है, ह्यूमिडिटी अगर बढ़ेगी, मान लीजिए हवा में जो है वो नमी की मात्रा बहुत ज़्यादा है, तो उस दिन आपके गीले कपड़े सूखने में टाइम अधिक लगेगा। सरफेस एरिया, जैसे मान लीजिए आपने जो है वो एक शर्ट या पैंट जो है वो धोई
और उसको जो है वो आपने फैला के नहीं सुखाया, उसको वैसे ही जो है वो उसको फोल्ड करके आपने उसको सुखा दिया, तो उसको सूखने में कितना समय लगेगा। और अगर आप उसको पूरा फैला के सुखाते हैं तब उसको सूखने में जो है वो कितना समय लगेगा। जब आपने उसको मान लो पूरी तरह से फैला के सुखाया है किसी भी तार के ऊपर, वायर के ऊपर, तो वो जल्दी सूख जाएगी। क्यों? क्योंकि उस टाइम उसका सरफेस एरिया बढ़ चुका है, ठीक है, उसके ऊपर ज़्यादा जो है वो सन रेज पड़ रही है, ज़्यादा उसके अंदर से हवा पास हो रही है, तो वो उतना ही फास्ट जो है वो इवोपरेट करेगा। इट्स मीन कि सरफेस एरिया के भी क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इवोपरेशन की रेट, यानी सरफेस एरिया बढ़ेगा तो इवोपरेशन की रेट भी बढ़ेगी। विंड, हवा की स्पीड जितनी ज़्यादा तेज होगी कपड़े उतने ही जल्दी सूखेंगे। इट मीन विंड के जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इवोपरेशन की रेट, यानी जितनी तेज हवा होगी इवोपरेशन की रेट जो है वो उतना ही तेज होगी। तो ये जो है वो 4 फैक्टर्स थे जो इवोपरेशन की रेट को जो है वो अफेक्ट करते हैं। ये हमारा टॉपिक्स था फ्रेंड, ये चैप्टर फर्स्ट था 9th क्लास का, जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। अगर आपने जो है वो इसको एंजॉय किया है, आपको अच्छे से समझ आया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को जो है वो शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। ये वीडियो बनाने में जो है वो थोड़ा टाइम लग गया क्योंकि ये काफ़ी लेंथी लेसन है और हम जो है वो सिर्फ सिलेक्टेड डेफिनेशंस की ही पीपीटी बनाते हैं। ये जो भी हम आपको पीपीटी जो स्लाइड्स दिखाई देती है आपको स्क्रीन पे, इनको बनाने में भी काफ़ी टाइम लगता है क्योंकि हम जो है वो ऐसी डेफिनेशंस ही इसके अंदर लेते हैं। पूरे चैप्टर को अच्छी तरह से रीड करने के बाद, उसको एनालाइज करने के बाद, और जो लास्ट ईयर्स के जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उनके क्वेश्चंस भी हम देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस जो है वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के फिर हम इसकी पीपीटी तैयार करते हैं, फिर इसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग होती है और फिर जो है वो आपको वीडियो मिलती है। तो ये काफ़ी मेहनत लगती है इस चीज़ में। तो प्लीज़ हमारे चैनल को जो है वो शेयर ज़रूर कर दीजिए ताकि हमें जो है वो आपके शेयर और लाइक से जो है वो हिम्मत मिलती रहे और हम आपके लिए और भी नई नई वीडियो लाते रहें। ओके फ्रेंड्स, बाय, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। हैव ए नाइस डे।